हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो एंडोक्राइनोलॉजी का एक बहुत क्विक रिव्यू होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम हमारी बॉडी के अंदर यानी वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनको एक समराइज वे में बहुत कम टाइम के अंदर एक क्रैश कोर्स की तरह पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम हमारी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनके ओवरव्यू लेते हैं और उनके हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी है। ह्यूमन बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। अगर हम हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स को देखें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समराइज वे में पढ़ेंगे, आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारा जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट में यानी नेक से ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें 3 एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है। पहली एंडोक्राइन ग्लैंड पहली एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। दूसरी पिट्यूटरी और तीसरी पीनियल। ये 3 ग्लैंड्स हमारे हेड रीजन में होंगी। फिर हम बात करते हैं नेक रीजन की, ठीक है। नेक रीजन के अंदर जो नेक है, नेक के अंदर हम सब जानते हैं थायराइड ग्लैंड मिलती है, तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होंगी। इनसे कौन-कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे ये हम बाद में चर्चा करेंगे। हालाँकि यहाँ पे मेंशन है लेकिन मैं यहाँ पे अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ हम आगे चलेंगे। मैं जस्ट अभी आपको मेन जो ग्लैंड्स हैं उनके नाम के बारे में जानना मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो थायराइड है, थायराइड के ही साथ लगी हुई जो ग्लैंड है, उनको हम बोलते हैं पैराथायराइड। बिकॉज़ थायराइड में कहाँ लगी होंगी? ये जो थायराइड है, थायराइड में चारों तरफ ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये जो 4 जो डॉट्स हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। इसका नाम पैराथायराइड इसलिए पैरा माने पैरेलल किसके? थायराइड के। तो थायराइड के पैरेलल ये ग्लैंड मिलती है। यानी नेक के अंदर 2 ग्लैंड हैं, थायराइड तो है ही, पैराथायराइड भी, ठीक है। हेड में कितनी बताई अभी? 3 ग्लैंड बताई, यहाँ पे हैं 2 ग्लैंड, राइट? फिर हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं। ये जो हमारे बीच की जो हड्डी है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है, जो आगे से पीछे की तरफ तो रीढ़ की हड्डी है, आगे स्टर्नम है, रीढ़ की हड्डी से पीछे से पसलियां निकल के आ रही हैं, यहाँ जुड़ रही हैं, ठीक है। तो बीच की जो हड्डी है स्टर्नम, स्टर्नम में यहाँ एकदम लास्ट पोर्शन में जाते जहाँ पे पसलियां जुड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, यहाँ पर पीछे की तरफ स्टर्नम से चिपकी हुई एक ग्लैंड मिलती है जिसको हम बोलते हैं थाइमस। ये थाइमस है, ये स्टर्नम है, स्टर्नम से जुड़ी हुई थाइमस है, ठीक है। तो यहाँ तक आगे थाइमस क्या सीक्रेट करती है, क्या बनाती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर बीच में डायफ्राम आ गया, डायफ्राम के बाद चेस्ट के बाद सीधा एब्डोमेन आ जाता है। एब्डोमेन में क्या क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो एब्डोमेन में जैसा हम देख पा रहे हैं कि पेंक्रियाज होता है। दो जो स्टमक है, स्टमक लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाले स्टमक के नीचे एक मिर्ची जैसी रचना होती है, मिर्ची जैसा एक शेप का एक ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन सीक्रेट करता है, क्या करता है वो हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा बॉडी के लेटरल डोर्सोलेटरल यानी कमर की तरफ साइड में, कमर की तरफ साइड में, एक तो साइड में तो हो गया बिल्कुल लेटरल हो गया, आगे की तरफ वेंट्रल हो गया, पीछे की तरफ डोर्सल हो गया। लेकिन मैं कहाँ बता रहा हूँ, कमर में दोनों साइड, जैसे हम माने कि किडनी यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती, थोड़ी पीछे की साइड होती है। तो किडनी जो है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसको हम बोल रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड भी एक हो गई, हालांकि ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो हो गए नीचे की, अगर रीजन की बात करें हम बेल्ट से नीचे की अगर हम बात करें तो गोनेड्स हैं। गोनेड्स में मेल में टेस्टिस है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और फीमेल में ओवरी है, ठीक है। तो ये मेजर जो 9 ग्लैंड है इसके बारे में इस डायग्राम में चर्चा की है। लेकिन इतनी ही ग्लैंड्स नहीं होती, इसके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जिनको हम एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन दे आर एंडोक्राइन इन नेचर। और एंडोक्राइन का कोई ज़्यादा विशेष कोई ऐसा नहीं कि कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी ऐसी ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन ब्लड में डायरेक्टली सीक्रेट करे एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। तो केवल इन 9 ग्लैंड के अलावा भी और भी ग्लैंड्स हैं। कौन सी है, इसमें एक डायग्राम मैंने और मेंशन किया। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अभी मैंने कहा हेड रीजन में 3 है, मैंने कहा पहली जो है वो हाइपोथैलेमस हो गई 1 नंबर पे, 2 नंबर पे पीनियल ग्लैंड और 3 नंबर पे पिट्यूटरी, ठीक है, हो गई। कौन-कौन क्या-क्या सीक्रेट करते हैं अभी हम जो चर्चा नहीं कर रहे, अगेन मैंने कहा। नेक में वही थायराइड पैराथायराइड हो गई, ठीक है जी। तो ये हो गई
4 और 5 नंबर, ठीक है। 6 नंबर हो गई थाइमस, ये हो गई थाइमस। उसके बाद जो हमने छोड़ दिया, अभी हमने 7 नंबर पे क्या चर्चा की, पैंक्रियाज की चर्चा की, ठीक है। उसके बाद किसकी चर्चा की हमने, उसके बाद हमने 8 नंबर पे चर्चा की, एड्रिनल ग्लैंड की चर्चा करी, ठीक है। उसके बाद सीधा हम आए 9 नंबर पे टेस्टिस और ओवरी, 9 पे टेस्टिस और ओवरी को रखा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देता हूँ। चलिए 10 नंबर पे मैंने ओवरी कर, ठीक है। अब हम किन किन को भूले उस पे हम बात करते हैं। भूले नहीं, मैंने कहा कि इसके अलावा और भी कुछ ग्लैंड्स हैं जो नेचर में कुछ कुछ ऐसे सिक्रीशन सिक्रिट करती हैं जो नेचर में एंडोक्राइन सिक्रीशन है, इसलिए उन्हें एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले इस सीरीज में बात करें, 10 तक हो गए, पहले 9 हुए थे क्योंकि टेस्टिस ओवरी को एक माना था, हमने ओवरी तक काउंट कर लिया। चलिए 11 नंबर पे हम बात करते हैं हमारा स्टमक। इस बात को अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि स्टमक भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। क्या क्या सीक्रेट करता है हम सब जानते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत सारे हार्मोन्स चाहिए, और ये जो हार्मोन है वो कौन सीक्रेट करेगा, स्टमक की लाइनिंग करेगी। कौन कौन से यहाँ पे दिए हुए, कुछ अपन चर्चा नहीं करेंगे, अपन आगे चर्चा करेंगे। चलिए 11 नंबर पे हो गया स्टमक। इसके अलावा लीवर इटसेल्फ, वो भी एक हार्मोन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी, ठीक है। लीवर भी कुछ चीजें ऐसी, कुछ हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट करता है जो कि नेचर उनकी कैसी है, ये 12 नंबर हो गया, ठीक है। नेचर उनकी कैसी है, एंडोक्राइन नेचर का, ठीक है। अच्छा जी, जो हम जनरली नहीं समझते वो है किडनी, ये जी 13 नंबर की किडनी हो गई, ठीक है। किडनी भी ऐसे हार्मोन सीक्रेट करती हैं जो एंडोक्राइन नेचर के हैं, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज स्टमक, किडनी, लिवर ये पॉपुलर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, लेकिन वंस यू आर ए ग्रेजुएट इन बायोलॉजी, अगर आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं तो यू शुड नो द नेचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड। यू शुड नो कि स्टमक इज ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड, लिवर भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि एस्टैब्लिश किडनी एज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो देन व्हाट यू विल डू, ठीक है। कन्वेंशनली हम सोचते हैं नहीं, किडनी इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, बट इट इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड सी देयर आर 3 हार्मोन्स आर देयर, कैल्सिटोनिन, रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। चलिए 13 ग्लैंड हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो और भी हैं, चलिए जी 14 नंबर पे हो गया प्लेसेंटा। हालांकि प्लेसेंटा परमानेंट नहीं है, केवल गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान होता है, लेकिन फिर भी इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। 14 नंबर पे हो गया। इसके अलावा यूट्रस, यूट्रस तो फीमेल में कंटिन्यूसली होता ही है, ठीक है। तो 15 नंबर पे हो गया यूट्रस, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरह से 15 ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में मिलती हैं। हमने पहले वाले डायग्राम में 9 या 10 पढ़ी, 10 मान लेते हैं अपने ओवरी और टेस्टिस को, हमने उसके अलावा 5 ग्लैंड और पढ़ी, ठीक है। तो अब हम इन जो ग्लैंड्स हैं ये कहाँ, किस तरह से, क्या क्या काम करती हैं, उन्हें हम शॉर्ट में जानने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो हम ओवरव्यू शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ हेड रीजन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हेड रीजन की बात करूंगा। हेड रीजन, ये हमारे सिर वाले एरिया में कौन कौन सी ग्लैंड मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए हेड रीजन में मैंने आपको 3 ग्लैंड बताई। सबसे पहली जो ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, उसके बाद जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और 3 नंबर पे जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, अपन पिट्यूटरी पे एक अलग से, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पे एक पूरा अलग से बहुत डिटेल लेक्चर हम अब अपन चर्चा करेंगे, लेकिन हम मैं कंपैरेटिवली बताएंगे। देखिए हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन का, ये जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन का जो पार्टीशन है, अगर हमने पढ़ा हो तो हमने पढ़ा होगा इंटीरियर ब्रेन, मिड ब्रेन और पोस्ट ब्रेन। आगे वाला यानी इंटीरियर, मिड और पोस्ट। इसमें से जो इंटीरियर ब्रेन है उसका एक सबसे लास्ट भाग होता है, आपने नाम सुना होगा डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन आ जाता है और उसके बाद पोस्ट ब्रेन आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी पार्ट है, तो मैं ब्रेन की संरचना में नहीं जाना चाहता। डायनसेफेलॉन जो पार्ट है, डायनसेफेलॉन पार्ट के अंदर कुछ रचनाएं पाई जाती हैं। अब इसे हम समझिए क्या होते हैं। देखिए डायनसेफेलॉन ब्रेन के अंदर दो चीजें, ऊपर एक मोटी प्लेट नुमा रचना है, डायनसेफेलॉन लास्ट पार्ट, आगे आगे मिलेगा आपको ऑल्फैक्टरी लोब्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद में सेरेब्रल हेमिस्फीयर मिलेंगे,
और मस्तिष्क गोलार्ध, ठीक है। और उसके पीछे जो तीसरा जो सेगमेंट होगा वो होगा डायनसिफेलॉन, राइट। अब डायनसिफेलॉन को अगर हम डॉर्सल पोजीशन में देखेंगे पीछे से, तो डायनसिफेलॉन एक्चुअली एक प्लेट नुमा रचना के से बना होता है। उसको अगर हम थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन काटे, मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह की रचना, ये मोटी प्लेट नुमा रचना है, और इस मोटी प्लेट नुमा रचना को हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। अब इसकी पोजीशन समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब थैलेमस अगर ऊपर है तो उसके नीचे जो एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस, सीधी सी बात है। तो मैंने जो प्लेट बताई, प्लेट की 2 लेयर बताई है यहाँ पे, तो ऊपर वाला जो एरिया है ये है थैलेमस, और नीचे वाला जो एरिया है वो क्या है? हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट कलर में डिपिक्ट करता हूँ, रेड कलर यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये इसको मैं यूं करता हूँ, एक हाँ यूं ही कर लेता हूँ। क्लियर है? और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये, ठीक है। और ये क्या हो गया? थैलेमस। ओके, थैलेमस मैंने कहा पट्टी है, व्हाइटिश पट्टी है, न्यूरल टिश्यूज की बनी हुई है, ये पट्टी है। क्लियर है? ये नीचे क्या है? हाइपोथैलेमस। चलिए, तो ये थैलेमस हो गया, और नीचे वाले ये क्या हो गया? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो है उससे एक एक संरचना है, एक मटर के दाने जैसी पी जितनी एक संरचना, वो एक इनफंडिबुलम या फिर एक स्टॉक, एक वृंत, एक डंडी की सहायता से लटकी है, ठीक है। और इसे ही हम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये लो जी, ये लो डंडी, ठीक है, मैंने डंडी बना दी। अब इसके ओरिजिन पे मैं नहीं जा रहा, कौन सा क्या है न्यूरो हाइपोफिसिस, इस हम आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जो डंडी से जो लटकी हुई है, मैं डंडी का भी जिक्र यहाँ पे नहीं कर रहा, यहाँ पर क्योंकि हम 3 ग्लैंड की बात कर रहे हैं, गौर करने वाली जो बात है कि हम जिन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं हम उन्हीं की ही बात करें। ऊपर हमने 3 ग्लैंड लिखी है, इसलिए मैं यहाँ पे केवल और केवल 3 ग्लैंड की बात कर रहा हूँ। ये लो जी, इसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी। समझ गए? ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने पहली ग्लैंड की तो चर्चा ही नहीं की। अब देखिए थैलेमस के अंदर जो ऊपर वाली साइड, ये जो उभार नुमा रचना है, इसे हम ऊपर की तरफ जो उभरा हुआ है इसे हम बोलते हैं पीनियल, ठीक है। ये हो गई 1 नंबर, ठीक है। सीधी सी बात है, डायनसिफिलॉन एक पट्टी जैसा, ये आपको ये पूरा ये पट्टी जैसी दिख रही है, मोटा मोटा ये पट्टी है, इतनी इतनी मोटी, देखो ये पट्टी रही, इतनी मोटी पट्टी है। और इस पट्टीनुमा भाग में ऊपर की तरफ थैलेमस है, नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस है। थैलेमस में ऊपर की तरफ जो उभरा हुआ पार्ट है, एक दाने जैसी रचना है, इसे हम बोलेंगे पीनियल ग्लैंड, ठीक है। नीचे की तरफ ये नीचे वाला पट्टीनुमा भाग है, जिस तरह से ऊपर ये लटका हुआ है, इसमें व्रंत नहीं है, ऊपर जस्ट खाली उभार है, इसमें व्रंत है, स्टॉक है, इनफंडिबुलम इसे हम बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा मेंशन कर देता हूँ, इनफंडिबुलम। और यहाँ पर 2 नंबर पे ग्लैंड हो गई हाइपोथैलेमस, ठीक है। और 3 नंबर पे ये ग्लैंड हो गई पिट्यूटरी, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, अब इसको मैं और शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। देखिए पीनियल जो ग्लैंड है, पीनियल जो ग्लैंड है, ये हमारी बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक है, बायोलॉजिकल जो रिदम है, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको कंट्रोल करती है। बायो क्लॉक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बायो क्लॉक, ठीक है। ये हमारी जो पूरा जो रिदम चलता है इसे हम सिरकैडियन रिदम भी बोलते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। पीनियल, इससे क्या सीक्रेट होता है? मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। और मेलाटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी की जो क्लॉक है, हम जितने बजे उठते हैं उतने बजे उठते हैं, जितने बजे सोते हैं उतने बजे ही सोते हैं, जिस टाइम हमें चाय पीने की आदत होती है उस टाइम हमें उबासी आना शुरू हो जाती है। ये जो हमारा पूरा रूटीन है वो उस इस पीनियल ग्लैंड से चलता है। तो ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है। इससे हार्मोन जो सीक्रेट होगा उसे हम बोलेंगे मेलाटोनिन। चलिए जी, मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन की कुछ और भी काम है, लेकिन यहाँ पे हम ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब जो दूसरी काम की बात है वो यहाँ पे हमें जिससे जिससे हम गौर करना चाहिए वो है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। अब देखिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में एक दूसरे का मास्टर और स्लेव का संबंध है, मालिक और दास का संबंध है। मालिक जैसा आदेश देता है दास वैसा करता है। यहाँ पे ऊपर कौन बैठा है? पिट्यूटरी। तो नीचे जिस तरह से आपकी छत से पंखा लटक रहा है, वैसे ही हाइपोथैलेमस से डंडी से जो कौन लटक रहा है? पिट्यूटरी लटक रही है। अब हाइपोथैलेमस यहाँ पर मास्टर है और स्लेव है पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस ऐसा नहीं है कि केवल मास्टर ही, ये अपने आप में एक न्यूरल ऑर्गन है, ये अपने आप में कुछ हार्मोन्स बनाता है।
दोनों में किस तरह का रिलेशनशिप है, ये हम आगे डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम इस पे बारे में चर्चा नहीं करें। देखिए, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में मैंने भी कहा मास्टर और स्लेव का संबंध है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया मास्टर, ये है मास्टर, और इसके जो इंस्ट्रक्शन होंगे, इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करेगी, इसका इंस्ट्रक्शन कौन देगा, हाइपोथैलेमस देगा। ये सब हम पढ़ते भी हैं। और यहाँ पर ये संबंध हो गया मास्टर एंड स्लेव, ये मास्टर है, ये स्लेव है। क्लियर है। अब हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है और पिट्यूटरी भी कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, ये देखिए। अब मैं सबसे पहले पिट्यूटरी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, पहले पिट्यूटरी शॉर्ट में, ताकि मैं आपको उसके रेगुलेशन बता पाऊँ। देखिए, पिट्यूटरी जो है, मैं इसको शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, इसे हम लैटिन में, इसका जो टर्मिनोलॉजी है, इसको अपन बोलते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, ये इसका नाम है, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। एंटीरियर लोब, अग्रपिंड, मिड लोब और पोस्टीरियर लोब, ठीक है। अभी जो एंटीरियर लोब है, मिड लोब है और पोस्टीरियर लोब है, मैं इसको, ये एंटीरियर लोब हो गया, ये मिड लोब हो गया और ये पोस्टीरियर लोब है। इन 3 से 9 हार्मोन बनते हैं, बस इतना हमें याद रखना है। कितने हार्मोन बनेंगे, 9 हार्मोन बनेंगे, इतना ध्यान रखें। कौन कौन से, देखिए, एंटीरियर लोब से बनेंगे 6, ठीक है। कितने बनेंगे, 6। मिड लोब से बनेगा 1 और पोस्टीरियर से बनेंगे 2। मिड से एम एम एस एच बनेगा और पोस्टीरियर से बनेंगे 2 हार्मोन। पोस्टीरियर से बनने वाले जो हार्मोन है उनका क्या नाम होगा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा। यहाँ जो होंगे, सबसे पहले पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी पे काम करेगा, पूरी बॉडी की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। थायराइड हार्मोन किसको करेगा, थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। उसके अलावा एड्रिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को करेगा, राइट। उसके अलावा, ठीक है, जो मिल्क फॉर्मेशन है उसके लिए जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोलैक्टिन, चौथा हार्मोन। और पांचवा हार्मोन और छठा हार्मोन, ये कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ पे आता है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, ये दोनों को कंबाइंडली अपन बोलते हैं। लेकिन यहाँ, सॉरी, मैंने एक चीज इसमें थोड़ा सा गलत मेंशन कर दिया। इन दोनों हार्मोन्स को कंबाइंडली गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं, लेकिन हमें इंडिविजुअली डिस्कस करना है। यहाँ पे एक हार्मोन जो आएगा, इसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेल में भी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके स्पर्म बनाएगा, फीमेल में ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा, ठीक है। और जो छठा हार्मोन है, इसे हम बोलते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फीमेल में बोलते हैं, और मेल में हम इसे बेटर तरीके से इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH बोलते हैं। तो ये 6, 3, 9, ठीक है। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 हार्मोन पिट्यूटरी से बनते हैं। क्लियर है। ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ, पूरी बॉडी पे काम करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है, देखिए, पिट्यूटरी का काम है हमारी, यहाँ से पिट्यूटरी से जो, इसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि हिंदी में, अगर आपने कभी नाम सुना, और पीयूष का मतलब होता है अमृत, ठीक है। और यानी इसको इस सेंस के साथ ये नाम दिया गया कि यहाँ से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, ये पूरी बॉडी की जो बाकी जो ग्लैंड्स है उन सब को कंट्रोल करने का काम करती है। यानी एक ऐसी ग्लैंड है जिन जो बाकी सारी ग्लैंड्स पे राज करती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि पिट्यूटरी जो हमें लग रहा है कि बाकी सबको कंट्रोल कर रही है, पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने के लिए ऊपर कौन बैठा है, हाइपोथैलेमस बैठा है। इसलिए हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, क्या पढ़ा होगा, इसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जबकि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड नहीं है, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड है। बिकॉज पिट्यूटरी को रेगुलेट करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी बोलते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा म्यूजिकल शोज में, एक बंदा कोट पहने हुए यूं करता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको डिफरेंट डिफरेंट टोन में कब किसको ज्यादा बजना है, कब किसको नहीं बजना है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, एक सिंगल पर्सन होता है जिसे हम ऑर्केस्ट्रा का मास्टर बोलते हैं। इसलिए पिट्यूटरी के ऊपर अगर कोई काम करता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे जो है वो है क्या,
हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये है बंदा असली हाइपोथैलेमस जो काम करेगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पिट्यूटरी जो हार्मोन सीक्रेट करेगी, हाइपोथैलेमस उनको रिलीज करने वाले हार्मोन सीक्रेट करेगा। क्लियर है? तो हाइपोथैल अगर पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करना है तो हाइपोथैलेमस से परमिशन लेनी होगी और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन सीक्रेट करेगा, ठीक है। क्या सीक्रेट करेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन। देखिए हाइपोथैलेमस का काम क्या है? दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करना, रिलीज हार्मोन करना या इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट करना। क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम है कि पिट्यूटरी से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनको या तो रोकें या फिर प्रमोट करें, राइट। तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो जीएच जैसे यहाँ पे जीएचआरएच बना उसी तरह से टीएसएचआरएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हार्मोन, इसी तरह से एसीटीएचआरएच। और यहाँ पे इन दोनों को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन दोनों को जो कि गोनेड पे काम करते हैं इनको बोला जाता है गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे हम? गोनेडोट्रोपिन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे अगर जैसे कि अपन ऊपर जाएं वापस तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए पीनियल ग्लैंड ने क्या सीक्रेट किया? मेलेटोनिन। पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एफएसएच और एलएच। एमएसएच मिड लोब से, प्रोलैक्टिन इंटीरियर लोब से, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ये बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट कर रहा है? थायराइड थायरोट्रोपिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन, डोपामाइन, सोमेटोस्टेनिन और वेसोप्रेसिन। ये जो हार्मोन है, और देखिए वेसोप्रेसिन दोनों जगह से सीक्रेट होता है। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है वो हाइपोथैलेमस से भी सीक्रेट होता है और पिट्यूटरी से भी सीक्रेट होता है। इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो हम आगे कभी चर्चा करेंगे ये ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली वास्तव में पिट्यूटरी ग्लैंड के जो जो मैंने यहाँ पे चर्चा की, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये जो पोस्टीरियर लोब ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बनता है, ये वास्तव में हमें लगता है कि ये यहाँ से सीक्रेट हो रहा है, लेकिन ये बनता यहीं है, इसलिए इसे हाइपोथैलेमस के अंदर ज़्यादा काम करता है। अब ध्यान रखने की बात है कि हाइपोथैलेमस में दो न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, ये वाले जो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं। हुँ, ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन और सोमेटोस्टेनिन, ये हमारे मूड को डिसाइड करते हैं, डोपामाइन और सोमेटोस्टेनिन, ठीक है। एक हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है, एक सोमेटोस्टेनिन, ठीक है। तो ये मूड को कंट्रोल करते हैं। तो ये हुआ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। अब देखिए थायराइड ग्लैंड जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूँ। थायराइड ग्लैंड नेक में मिलती है, नेक में ये इस तरह की ग्लैंड है, ठीक है। और नेक के अंदर ये जो हमारी श्वास नली है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, इस ट्रेकिया में सी शेप के छल्ले होते हैं, उसके दोनों तरफ लगी रहती है और इसमें यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स के अंदर 4 गोलियाँ सी धसी हुई हैं। ये क्या है? पैराथायरॉइड है। ये क्या है? पैराथायरॉइड है। और ये क्या है? थायरॉइड है। क्लियर है? अब थायरॉइड से जो रिलीज होगा उसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। अब थायरॉक्सिन क्या है? T3 और T4 है। T1 T2 T3 T4 4 रूप में ये बनता है। उसमें से T3 T4 जो उसे हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। क्लियर है? पैराथायरॉइड से जो सीक्रेट होता है उसे अपन बोलते हैं पैराथार्मोन। कौन सा हार्मोन? पैराथार्मोन। इसे हम शॉर्ट में पीटीएच भी बोलते हैं और इसे हम T3 T4 बोलते हैं शॉर्ट में। क्लियर है? तो यहाँ पे अ, बहुत क्लियर सा एक डिस्टिंक्शन है। थायराइड ग्लैंड ये रही और पैराथायराइड ग्लैंड ये रही, ठीक है। और इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन ये रहा पैराथार्मोन और ये थायरॉक्सिन। अब देखिए थायरॉक्सिन का जो काम है हमारे लिए, जो थायरॉक्सिन करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। थायरॉक्सिन जो है हमारी बॉडी की जो बीएमआर है उसको कंट्रोल करता है। बीएमआर कुछ नहीं है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। और वैसे तो ये कुछ क्या नहीं है, सब कुछ ही है। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, हमारी बॉडी के अंदर जिस रेट पर मेटाबॉलिज्म चलती है उस रेट को कंट्रोल करने वाला है। इसको मैं सीधा सा एक सिंपल से एक एग्जांपल से बताऊंगा।
जिस तरह से हमारे गैस के अंदर गैस का कंजप्शन कितना होगा, कितनी तेज फ्लेम जलेगी, जितनी तेज फ्लेम जलेगी उतनी ज़्यादा गैस कंज्यूम होगी, उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी। वो जो रेगुलेटर है कि बहुत मंदी आँच है तो बहुत धीमी-धीमी आँच जल रही है, तेज है तो तेज। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी मेटाबॉलिज़्म किस रेट से चलेगी? थायरॉक्सिन के हाथ में होगा, ठीक है? अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज़्म तेज हो जाएगी, हमारी बॉडी में ज़्यादा हीट होगी, हमें ज़्यादा गुस्सा आएगा, हमारे न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ये तमाम चीज़ें हैं वो हम कभी आगे जब हम थायरॉइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो हमारी बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट है बीएमआर को कंट्रोल करता है और एक जो इम्पोर्टेंट है वो न्यूरोनल डेवलपमेंट को भी ये कंट्रोल करता है। ये कब करता है? जब प्रेगनेंसी के दौरान। इसलिए आपने सुना होगा कि पीछे एक ऐड आता था जो गर्भवती महिलाएँ उसे आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। बिकॉज़ अगर वो आयोडीन युक्त नमक का सेवन नहीं करेंगे और उसमें अगर थायरॉक्सिन की कमी होगी बिकॉज़ थायरॉक्सिन कौन बनाता है? आयोडीन के साथ मिलकर। बिकॉज़ जो मेन जो मॉलिक्यूल जो प्रोटीन है वो थायरोग्लोबुलिन है। थायरोग्लोबुलिन के साथ आयोडीन जुड़ता है, 1 जुड़ता है तो T1 मोनोआयोडोथायरोनिन, 2 जुड़ेगा तो डाइआयोडोथायरोनिन, 3 जुड़ेंगे तो T3 और 4 जुड़ेंगे तो T4। ठीक है? इनका साइकिल आगे आएगा। लेकिन ये जो थायरॉक्सिन है, थायरोग्लोबुलिन से जो थायरॉक्सिन है वो आयोडीन की प्रेज़ेंस में बनता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आयोडीन नहीं खाएँगी या बहुत कम खाएँगी तो उसमें थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी और ऐसे में उसकी फ़ीटस जो डेवलप हो रहा है उसके अंदर न्यूरोनल डेवलपमेंट नहीं होता और पुराने समय में आपने एड्स देखे होंगे, अभी भी ऐड आते हैं, दूरदर्शन पे ज़्यादा आते हैं कि उसके अंदर मंदबुद्धि बच्चे पैदा होते हैं। खैर, फिर अपन बात करते हैं पैराथॉर्मोन की। अब देखिए यहाँ पे पैराथॉर्मोन कौन-सा हार्मोन सीक्रेट करता है? पीटीएच। अब यहाँ पर ये जो है ना इनका इसके अंदर एक सेल और मिलती है, इनके अंदर कुछ सेल्स मिलती हैं अलग से, थायरॉइड ग्लैंड के अंदर ही, आपको मैं बताना चाहूँगा। इनको अपन बोलते हैं सी सेल। क्या बोलते हैं? सी सेल। इसको यहाँ पे अलग से लिखना चाहूँगा सी सेल। और ये जो सी सेल्स हैं, ये एक तीसरा हार्मोन और बनाते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं। तीसरा हार्मोन, पहला हार्मोन थायरॉक्सिन, दूसरा हार्मोन पैराथॉर्मोन और ये जो तीसरा हार्मोन है इसे हम बोलते हैं कैल्सीटोनिन। क्या बोलते हैं? कैल्सीटोनिन। ठीक है? और ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है, ये हार्मोन और पीटीएच ये दोनों आपस में एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन होंगे? एंटागोनिस्ट। एक दूसरे के अगेंस्ट जो काम करने वाले हार्मोन हैं, वो एंटागोनिस्ट होंगे और ये ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है, उसकी कमी और बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। कैसे करते हैं ये अपन बाद में। देखिए शुरुआत में मैंने आपको 2 ग्लैंड बताई, ग्लैंड 2 ही है लेकिन यहाँ पे जो सी सेल्स हैं, वो एक्स्ट्रा होती है। ये कहाँ होती है, क्या होती है, ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज़ वी आर जस्ट डिस्कसिंग द ओवरव्यू। हाँ। इसके बाद हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की, ठीक है? थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं। देखिए थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो हम जब हम मैच्योर होते हैं तब तक निपट चुकी होती है। थाइमस ग्लैंड जब हम बचपन में होते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और थाइमस का जो मेन काम है वो है टी सेल मैच्योरेशन। हम सब जानते हैं, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण एक्चुअली मैं कहूँगा, हमारी जो साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी है, 2 तरह की इम्यूनिटी है हमारी ह्यूमोरल और साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो टी सेल मैच्योरेशन है और ये जो टी सेल मैच्योरेशन उसके लिए थाइमस है, वो थाइमोसिन जो है, थाइमिक हार्मोन या फिर थाइमोसिन है, उसे सीक्रेट करती है। ये है थाइमिक हार्मोन्स या फिर थाइमोसिन, ठीक है? इनका जो मेन काम है, वो है लिम्फोसाइट्स को प्रमोट करना या फिर मैं कहूँ इनका काम है ये टी सेल मैच्योरेशन, ठीक है? टी सेल का मैच्योरेशन एंड एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ सिलेक्शन बिकॉज़ टी सेल जब फाइनली मैच्योर हो जाती है उसके बाद जब ब्लड में आने से पहले उनका एक सिलेक्शन होता है, उसके लिए भी ये जो थाइमिक हार्मोन है या फिर थाइमोसिन है, ये रिस्पॉन्सिबल है। यही कारण है कि हमारी बॉडी हमको जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं, वो बचपन में 5-7 साल की उम्र से पहले लगते हैं। अगर मैं मेरी एज में मेरे को वैक्सीन लगेंगे तो मेरी एज में थाइमस तो नहीं रही, अब डिजेनरेट हो गई। इसलिए जितनी इम्यूनिटी बननी होती है वो 5 साल तक बनती है। इसीलिए बच्चों को मिट्टी में खेलने देना चाहिए बिकॉज़ जितने ज़्यादा पैथोजन से उनका सामना होगा, हमारी बॉडी में उतनी ही एंटीजेन्स आएँगी और उन एंटीजेन्स के खिलाफ हमारी बॉडी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी टी सेल्स तैयार करके रखेंगी और हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक सुरक्षा रखेंगी। अगर हम बच्चों को 5 साल की उम्र से पहले बहुत ज़्यादा ओवर हाइजीन में
रखेंगे, जिस तरह से आजकल एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लाइफ बॉय ये हर, ये एंटीबैक्टीरियल, ये एंटीवायरल, दीज आर वेरी वेरी बैड एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए वैक्सीनेशन जितना भी होता है वो 5 साल की उम्र से पहले होता है, ताकि उस वक्त जितनी भी थाइमस है, जब हमारी बॉडी में वैक्सीन कैंडिडेट जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स इलिसिट होता है, एक्टिवेट होता है, और उस एंटीजन के अगेंस्ट जो टी सेल जो हमारी थाइमस के अंदर है वो एक्टिवेट होकर के और हमें लाइफ टाइम सुरक्षा उसके खिलाफ देती है। ठीक है, तो होपफुली यू हैव गॉट दिस। चलिए, उसके बाद थाइमस के बाद हम आते हैं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चेक करते हैं अपन उस लिस्ट में क्या क्या रहेगा। अपन ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पैराथायरॉयड, थायरॉयड हो गया, थाइमस हो गया। अब मैं बात करता हूँ पहले एड्रिनल की। चलिए, एड्रिनल की बात करूँ, उसके बाद किडनी की बात करूँगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किडनी की। देखो किडनी, हम सब जानते हैं इस तरह का एक ऑर्गन है। ठीक है, और किडनी में ऊपर थोड़ा सा मैं और इसको डिलीट कर देता हूँ। किडनी में ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ये जो किडनी है, किडनी के एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब समीप, इसलिए इसको क्या बोला, एड्रीनल। ये तो किडनी है, किडनी को हम क्या बोलते हैं, रीनल, और ये इसके एडजेसेंट है, समीपस्थ है, इसलिए इसको क्या बोला, एड रीनल। कुछ नहीं है ऐसा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अधिवृक्क, क्योंकि ये तो क्या है, वृक्क, ये तो वृक्क है, और वृक्क के ऊपर क्या पड़ा है, अधिवृक्क है, ये अधिवृक्क ग्रंथि है। तो ये एड्रिनल, अब ये दोनों ही एंडोक्राइन। ठीक है, क्या है, किस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हम चर्चा कर लेते हैं, डिफरेंट कलर में बात करते हैं। चलिए, एड्रिनल जो ग्लैंड है इसके अंदर दो पार्ट है। अब अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन काटें, ये एड्रिनल का क्रॉस सेक्शन काट दिया ऐसा। ठीक है, ये ऐसा क्रॉस सेक्शन काटा। तो अगर हम एड्रिनल का क्रॉस सेक्शन काटें और उसको देखें, तो इसमें हमें क्या दिखेगा, ये लो जी, एड्रिनल ग्लैंड को मैंने काट दिया यहाँ, ऐसा दिखेगा हमें काटने पे। और एड्रिनल ग्लैंड को काटने पर हमें दो एरिया इसके अंदर दिखाई देंगे। कौन कौन से एरिया दिखाई देंगे, ये लो जी। तो ये हो गया, बीच का पार्ट हो गया मेडुला, और बाहर हो गया कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स 80% तक होता है, मेडुला बचा हुआ 15 से 10 से 15% या फिर 15 से 20% होगा। इस रेशियो में शायद मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया होगा, लेकिन कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख करके समझने की जरूरत है। जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स को सेल्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर, जब इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं, जब इसके अंदर डिफरेंट सेल देखते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो ये देखो, मैं इसमें 2 लाइन बना देता हूँ। ठीक है, 2 लाइन का मतलब कि ये वाली लाइन इस तरह से जा रही है, घूम फिर के यहाँ आ जाएगी, और ये वाली लाइन इस तरह से जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से इनर मोस्ट सर्कल हो गया, होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए, जो आउटर मोस्ट है ये, ठीक है, इसको हम, ये जोन है, इसको अपन बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर जोना फेसिकुलेटा, और जो इनर मोस्ट है, जो मेडुला के जस्ट पास है, उसको अपन बोलते हैं जोना रेटिकुलेटा। ठीक है, ये क्या है, मेडुला है, मेडुला के जस्ट पास में रेटिकुलेटा, बाहर की तरफ ग्लोमेरुलोसा, और फिर फेसिकुलेटा। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, और तीसरा रेटिकुलेटा। अब जो ग्लोमेरुलोसा है, इन तीनों से 3 अलग-अलग तरह के हार्मोन, ठीक है, इससे निकलेंगे। जो ना, जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस है, उससे निकलेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स।
अब देखिए इनका नाम क्या है वो हम बात करते हैं। इसको अब इससे निकलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनका नाम है, और इससे निकलेंगे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये भी जो नहीं है, ये भी जो नहीं है। हम्म। अब ये देखिए जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें देखो इसका मतलब क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड, पहली बात तो ये क्या करेगा, मिनरल से संबंधित। फिर कॉर्टी लिखा है तो ये कॉर्टेक्स से निकल रहा है। ऑइड, ऑइड का मतलब स्टीरॉयड प्रकृति के हार्मोन है। तो सीधी सीधी बात क्या हो गई, ऐसे स्टीरॉयड प्रकृति के ऐसे हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होकर के मिनरल कंट्रोल हमारी बॉडी में, तो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ग्लूको, अभी ऑइड, ऑइड, ऑइड का मतलब इस कॉर्टेक्स रीजन से जो सीक्रेट हो रहे हैं वो क्या क्या किसको कंट्रोल करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर इसको करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इनकी जो केमिकल नेचर है वो क्या होंगे, स्टेरॉइड नेचर। ठीक है, बिकॉज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स ये सब। ठीक है, मेडुला जो है, मेडुला से जो बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं वो कौन से हैं, एड्रीनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, या फिर नॉर एड्रीनलिन, यहाँ से ये निकलते हैं एड्रीनलिन, और ये 3F रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। या तो डर है, अगर डर लगे या तो आप लड़ लो, फाइट करो, या फिर भग लो। ठीक है, फियर, फाइट और फ्लाइट, 3F रिस्पॉन्स के लिए ये रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हो गया कौन सा, एड्रिनल। अब किडनी जो है, किडनी, रिनल, किडनी जो है, अब किडनी की भी बात करते हैं लगे हाथ। किडनी भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। किडनी इज ऑल्सो ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ये मैंने शुरू में ही आपको कहा, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये कैसे, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, क्योंकि किडनी से जो सबसे पहला हार्मोन है वो है रेनिन। चलिए, रेनिन हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। रेनिन और एल्डोस्टेरोन का एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, वो हम अलग से, एक पूरा अलग से टॉपिक है कि रेनिन किस तरह से काम करता है। ठीक है, बिकॉज रेनिन है वो आगे चलकर एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, फिर फाइनली एल्डोस्टेरोन के माध्यम से ब्लड का वॉल्यूम जो वो कंट्रोल करके ब्लड पीपी को कंट्रोल करता है। तो रेनिन इज ऑल्सो ए हार्मोन। ठीक है, चलिए, उसके बाद इरिथ्रोपोइटिन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईपीओ। ईपीओ क्या है, ये एक साइटोकाइन है। ठीक है, जो हमारे बोन मैरो में, हमारी जो अस्थि मज्जा है उसके अंदर ब्लड फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, या फिर आरबीसी निर्माण। ठीक है, अगर ईपीओ नहीं होगा, इथ्रोपोइटिन नहीं होगा, यानी किडनी कैसा हार्मोन सीक्रेट करती है जो हमारी बोन मैरो के अंदर जो आरबीसी का निर्माण हो रहा है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए, हाँ, कैल्सिट्रायल, तो ये भी कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी बॉडी किडनी की ही रिएक्शन मैकेनिज्म से विटामिन डी बनाती है। ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ये हम आगे जब किडनी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे डिटेल, जब हम लेक्चर बनाएंगे किडनी किस तरह से काम करती है। किडनी का सारा अगर प्रोसेस नहीं हो, अगर हम धूप में कितनी भी देर बैठे, हमारी स्किन में विटामिन डी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैल्सिट्रायोल यानी जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, जस्ट इट इज फॉर्मिंग इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ किडनी, किडनी की तरफ से बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एड्रेनलिन और हो गया। अगर हम अब आगे बात करें लीवर की, ठीक है, अब अपन बात करते हैं लीवर की। तो लीवर में ज़्यादा लंबा चौड़ा तो कुछ है नहीं लीवर में। तो लीवर मेनली आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और टीएचपीओ था। टीएचपीओ को हम आगे डिस्कस करेंगे, एक्चुअली टीएचपीओ को अभी बताने का मतलब बहुत कुछ डिस्कस करना हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोमोटिंग फैक्टर है। हम्म, यहाँ पे हमने 15 ग्लैंड डिस्कस किए, अब ऐसा नहीं कि 15 ही होते, मैं एक आध और भी ऐड करूंगा बाद में। तो इसके अभी क्या है, लीवर।
तो लीवर में जो इम्पोर्टेंट था वही था इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये क्या काम करता है ये सब आएगा आगे। इंसुलिन, लीवर इतना बड़ा वो नहीं है। लीवर के बाद जो आता है वो आता है हमारे हाँ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज पे चर्चा करते हैं। पेंक्रियाज बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पेंक्रियाज के अंदर हम सब जानते हैं, पेंक्रियाज को अगर हम डाइसेक्ट करें, काटे, तो उसके अंदर 1% तो एंडोक्राइन पार्ट है और बाकी 99% एक्सोक्राइन पार्ट है। और ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये क्या बनाता है, पेंक्रियाटिक जूस बनाता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। इसे एक्सोक्राइन क्यों बोलते हैं, बिकॉज पेंक्रियाटिक से, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये जूस हमारे इंटेस्टाइन में गिरता है और जब कोई ग्लैंड डक्ट से जाए तो ऐसा ही होगा। अभी जो एंडोक्राइन पार्ट है, इस एंडोक्राइन पार्ट में आता है कि जो पूरा पेंक्रियाज है उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स के गुच्छे होते हैं और इन गुच्छों को जो कि लिक्विड में तैरते रहते हैं, और जब कोई लिक्विड में कोई ठोस चीज तैरती है उसे हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और हम पढ़ते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह। ठीक है जी, ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगर। अब इसमें 4 टाइप की सेल, ठीक है जी, 4 टाइप की सेल है, 4 टाइप की सेल 4 हार्मोन बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको नीचे लिखता हूं ऊपर लिखने के बजाय। तो ये जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है इसमें है अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और डेल्टा सेल। ठीक है, जो अल्फा सेल है ये बनाएंगी ग्लूकागॉन को, बीटा सेल बनाती है इंसुलिन, गामा सेल जो है, गामा सेल बनाती है सोमेटोस्टेनिन और डेल्टा सेल, इन्हें हम पीपी सेल भी बोलते हैं एक्चुअली, ये बनाती है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जिसका फंक्शन इतना अभी नोन नहीं है। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड मेनली हम यहाँ बात करने वाले हैं ग्लूकागॉन और इंसुलिन। अब ये दोनों जो है ये एक दूसरे के काउंटर है। हमने पहले भी जब कैल्सिटोन ने उसको कहा ये सारे के एंटागोनिस्ट है। ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, इनका काम है ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाना और इंसुलिन का काम है ब्लड का ग्लूकोज लेवल घटाना। कैसे घटाते हैं, क्या घटाते हैं, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। सोमेटोस्टेनिन का काम है, सोमेटोस्टेनिन एक्चुअली एक इनहिबिटरी फैक्टर होता है। ये क्या है, हमेशा एक जहां भी मिलता है ये एक कॉमन इनहिबिटरी फैक्टर होता है। ठीक है, बॉडी में ये बहुत सारी जगह सीक्रेट होता है एक्चुअली। ये सोमेटोस्टेनिन ना बहुत सारी जगह पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए सोमेटोस्टेनिन क्या है। देखिए सोमेटो में सोमा मतलब है बॉडी, स्टेनिन माने जिसको स्टेटिक, स्टेटिक माने स्थित, स्थिर कर दिया जाए जिसे। ये हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है और जहां जहां सीक्रेट होता है वहां उसके नियर बाय जितने भी हार्मोन है उन सब के लिए कॉमन इनहिबिटर का कार्य करता है। यानी इसका काम है जहां भी ये पाया जाए उसके चारों तरफ जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर सिक्रेशन हो रहा हो उन हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम, उनको सप्रेस करने का काम ये करता है। तो यहाँ पे सोमेटोस्टेनिन इन सभी हार्मोन्स को रेगुलेट करने का, सप्रेस करने का काम यहाँ पे करेगा। राइट है, इसलिए मैंने कहा एक कॉमन इनहिबिटरी फैक्टर है, जहां जहां बॉडी में बहुत सारी जगह सोमेटोस्टेनिन मिलता है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, यानी हमारी आंत की। ठीक है, अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर जीआई ट्रैक है जिसको हम आंत बोलते हैं, ये क्या क्या सीक्रेट करती है। सबसे पहले जो आंत है, अब देखिए आंत एंडोक्राइन ग्लैंड है, आंत बहुत सारे एक्सोक्राइन है, बहुत सारे हार्मोन है जो जैसे भी मैंने बोला पेंक्रियाटिक जूस इधर से आ रहा है, पेंक्रियास से आ रहा है, बाइल जूस बाइल से आ रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारी जो लाइनिंग है उसके अंदर छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, वो अपना काम कर रही हैं, वो हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन हार्मोन है, ठीक है। गैस्ट्रीन हमारी जो ऑक्जेंटिक सेल है उससे एचसीएल के सीक्रेशन को प्रमोट करता है। चलिए जी, पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन है सिक्रेटिन। ये वैसे पहला हार्मोन है जिसको आइसोलेट किया गया, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है ये पेंक्रियाटिक सीक्रेशन को प्रमोट करता है। पेंक्रियाज का जो फ्लूइड वगैरह सीक्रेट होता है, पेंक्रियाटिक फ्लूइड सीक्रेशन, इसको प्रमोट करता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा कोलिसिस्टोकाइनिन।
कोलेसिस्टोकाइनिन। अब काइनिन जहां आ गया इसका मतलब डिवाइड कर रहे हैं, प्रेरित करने वाला है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, ये पेंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन को प्रमोट करता है। पेंक्रियाटिक एंजाइम जो है उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, गॉल ब्लैडर को संकुचित कर, हमने पढ़ा है ये सब चीजें, गॉल ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। पित्ताशय को संकुचित कर पित्त जो है, बाइल जो है उसको सीक्रेट कराने का बहुत महत्वपूर्ण काम कोलेसिस्टोकाइनिन करता है। हाँ, इसके अलावा गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, ये मेजर मैंने बताया, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनिबिटरी जो पेप्टाइड है ये HCl की सीक्रेशन को कम करता है। जैसे यहाँ पे ये बढ़ा रहा है, यहाँ पर जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी जो पेप्टाइड है ये क्या करेगा, HCl का सीक्रेशन जितना भी हो रहा है उसको कम कर देगा। इसके अलावा है मोटिलिन, एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। अब देखो मोटिलिन नाम से स्पष्ट है, मोटिलिटी से रिलेटेड होगा। ये क्या करता है, ये हमारी जो विलाई है ना, विलाई की जो मोटिलिटी है, हमारी जो आंत के अंदर जो डिफरेंट विलाईज हैं क्रमाकुंचन करते हैं, उनकी मोटिलिटी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इस तरह से कुछ हार्मोन है जो जी8 में होते हैं। ग्रेहलीन हार्मोन है, ग्रेहलीन ये भूख से संबंधित है। ग्रेहलीन, ठीक है, ये भूख लगने से संबंधित हार्मोन है। चलिए अपन आते हैं ऊपर वापस, क्या क्या रह गया वो चेक करते हैं। किडनी हो गया, स्टमक हो गया, पेंक्रियाज हो गया, अब बच गया यूट्रस। हाँ जी, अब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे आते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे आए, हम दो ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे चर्चा करते हैं जिसको हम जनरली नहीं जानते। पहली स्किन। अब ये कहेंगे आप किसका, स्किन क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है? बिल्कुल एंडोक्राइन ग्लैंड है, बिकॉज स्किन क्या बनाती है, विटामिन डी बनाती है, ठीक है। तो स्किन इज ऑल्सो ए विटामिन डी सिंथेसिस। लेकिन गौर करने की बात है कि विटामिन D3 जो है, जो इसका एक्टिव फॉर्म है, ये खाली स्किन नहीं बना सकती है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, देखिए यहाँ पे लीवर शुरुआती काम करता है, उसके बाद किडनी काम करती है और उसके बाद स्किन। ये तीनों के कंबाइंड एफर्ट से विटामिन D3 बनता है। अभी मैंने किडनी में जब चर्चा करा था उसमें कैल्सिट्रायल बोला था, लेकिन जो शुरुआती प्रिकर्सर है वो लीवर बनाएगा, राइट। और फिर किडनी की हेल्प से स्किन के अंदर विटामिन D3 का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। और विटामिन डी क्या करेगा, विटामिन डी क्या करेगा, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा। बिकॉज हम सब जानते हैं कि कैल्शियम, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हम कैल्शियम कितना भी खाएं हमारी बॉडी में नहीं लगेगा, ठीक है जी। चलिए, एक जो ऑर्गन है जिसके बारे में मुझे बहुत फेवरेट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है हार्ट। इसके बारे में जरूर चर्चा करनी चाहिए। हार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे, एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे है? देखिए, हार्ट एक ही चीज सीक्रेट करता है जिसको अपन बोलते हैं ANF, एट्रियल नाइट्रियूटिक फैक्टर, नेट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ये एट्रियल नेट्रियूटिक फैक्टर क्या है वो देखिए। एएनएफ क्या है, जब हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा समझिए। जब हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, या फिर मैं कहूँ कि जब बीपी कम होता है, तो बीपी कम होगा तो हार्ट के अंदर कम ब्लड जाएगा, और कम ब्लड जाएगा तो हार्ट की जो वॉल्स जितनी खींचनी चाहिए उतनी नहीं खींचेगी। ऐसे में हार्ट की वॉल्स एएनएफ सीक्रेट करती है। और ये जो एएनएफ है, अभी दोनों तरफ से सीक्रेट होगा। ज्यादा अगर बीपी है तो क्या होगा, जितनी खींचनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो मसल्स ज्यादा खींचेगी, खींचने से भी क्या होगा, एएनएफ सीक्रेट होगा। और ये क्या करेगा, एएनएफ किडनी से सॉल्ट का जो एब्जॉर्प्शन है उसको मॉड्यूलेट करेगा, घटाएगा, बढ़ाएगा। और किडनी
जब हमारी बॉडी में जब बीपी घटने लगता है तो हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट को बनाए रखने की कोशिश करती है, और सॉल्ट बनता है तो उसके पीछे पीछे पानी भी बॉडी में बना रहता है, और पानी जब बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो रीनल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन है, उसको मॉड्यूलेट करती है, और उसके माध्यम से हमारे अंदर जो वाटर डायूरेसिस है उसको प्रमोट करती है। ठीक है, वाटर को प्रमोट करती है। तो ये एएनएफ है। एएनएफ के बारे में डिटेल में आप भी पढ़ सकते हैं, एएनएफ क्या काम करते हैं। तो हार्ट है वो एएनएफ सीक्रेट करता है। ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं सीधा-सीधा टेस्टिस और ओवरी। चलिए जी, मैं जल्दी-जल्दी से सबसे पहले टेस्टिस की बात कर लेता हूँ। टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड है, नो डाउट, बिकॉज़ टेस्टिस के ऊपर कौन काम करता है? सबसे पहली बात ये कि टेस्टिस पे काम करता है एफएसएच। एफएसएच कहाँ से आता है? पिट्यूटरी से आता है। ठीक है, पिट्यूटरी से टेस्टिस आता है। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। इसके अलावा टेस्टिस के अंदर क्या होंगी? लेडिग सेल्स होंगी। ठीक है। कहाँ होती है लेडिग सेल? मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर देता हूँ। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं हमारे टेस्टिस में जो है, इनमें जो लंबी-लंबी सेल्स हैं, इनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं, और नर्व सेल के अंदर स्पर्म्स हैं वो मैच्योर होते रहते हैं। ठीक है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल है, इनके ऊपर ये पूरी वॉल है, मैं एक ही बना रहा हूँ। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग है, ऐसी लाइनिंग इसमें से। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर तो स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। स्पर्म प्रोडक्शन में ये सर्टोली सेल्स हैं। ये चलिए ठीक है, ये एफएसएच। तो एफएसएच कहाँ काम करेगा? ये यहाँ पे, ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग है उसे हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। यहाँ पे करेगा, इसको डिवाइड करने के लिए प्रमोट करेगा, और ये बनाएगी स्पर्म्स। बीच में कुछ जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, इन इन सेल्स को क्या बोला गया है, इनको समझने के, ये बीच में है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, इसलिए इन्हें एक तो बोलते हैं लेडिग सेल्स। दूसरा, ये बीच-बीच में, इसलिए इसे इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो ये लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल ये क्या बनाती है? टेस्टोस्टेरोन बनाती है। सॉरी, सीक्रेट करती है। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करने का काम ये करती है। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करने का काम ये। ठीक है? और मैंने मेल में आपको जो पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सीक्रेट होने बताए। एक एफएसएच था, दूसरा क्या था? आईसीएसएच, इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या एलएच। ठीक है, तो एक हार्मोन तो पिट्यूटरी से जो निकला वो तो ये रहा ईयर। एफएसएच का काम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, ये वाली जो लाइनिंग है, ये वाली जो लाइनिंग है, ये मैंने यहाँ पे लेडिक्स सर्टोली सेल्स नहीं है, ये सर्टोली सेल्स है। ये लाइनिंग है जर्मिनल एपिथेलियम, ये है जर्मिनल एपिथेलियम। इसको प्रमोट करने का काम है, ये डिवाइड करती है। ये एफएसएच हो गया। दूसरा हार्मोन मैंने बताया था आईसीएसएच। आईसीएसएच को हमने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच बोला, ये फीमेल में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम बताएंगे। लेकिन इसका नाम जो आईसीएसएच है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसलिए बिकॉज इसका काम क्या है? इन इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करना, किसके लिए? टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? ये टेस्टिस के अंदर होगा। चलिए जी, टेस्टिस हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम बात करते हैं ओवरी। ओवरी में oogenesis होता है, ये ओवरी है। ओवरी की जो लाइनिंग है, इसे हम फिर जिस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो लाइनिंग थी, उसे हमने क्या बोला था? जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ पे भी जर्मिनल एपिथेलियम है, डिवाइड करने का काम है। तो यहाँ पर भी जो पिट्यूटरी से जो पहला हार्मोन निकला एफएसएच, उसका काम क्या है? इसको प्रमोट करना। तो ये सेल डिवाइड होकर के क्या बनाएंगे? फॉलिकल्स बनाएंगे। फॉलिकल्स से क्या बनेंगे? एग की डिफरेंट मैच्योरेशन स्टेजेस आएंगी, और फाइनली एग जो है यहाँ से ये बाहर निकलेगा, ओव्यूलेशन होगा, वो जैसा भी होगा, वो वी आर नॉट डिस्कसिंग। ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये गुच्छा बना करके जो शुरुआती सेल बनाती है। ठीक है। तो इनका काम हो गया जर्मिनल एपिथेलियम को प्रमोट करके क्या करना? oogenesis के लिए तो काम कर दिया इसने, oogenesis शुरू हो गया। लेकिन oogenesis से ये जो थीका सेल्स के चारों तरफ बन रही हैं, ये जो सेल्स बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे oogenesis हो रहा है, ये बड़ी होती जा रही हैं। ये जो थीका सेल्स है ना, इनसे निकलता है हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देता है फीमेल को। ठीक है, oogenesis के दौरान। और यहाँ पे होगा ओव्यूलेशन। अब देखिए, दूसरा जो हार्मोन था,
पिट्यूटरी में मैंने 6 हार्मोन बताए थे एंटीरियर पिट्यूटरी में, जिसमें लास्ट जो 2 थे एफएसएच और एलएच, ठीक है। एलएच की बात मेल में हमने आईसीएसएच के रूप में कर ली, मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ एलएच, यहाँ पे इसको बोलते हैं एलएच। एलएच का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग। ल्यूटीन का मतलब होता है पीला, येलो। अब इसको ल्यूटिनाइजिंग क्यों बोला? बिकॉज ये जो हार्मोन है, ये क्या करेगा, जब ये अंडा मैच्योर हो गया, इसको जब तक ओव्यूलेट नहीं होगा तब तक ये काम का ही नहीं है। तो एक्चुअली ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम ये है कि इस अंडे के अंदर क्या कराए, ओवुलेशन करवाए। जब अंडा ओव्यूलेट होगा तो यहां पे एक येलो स्पॉट बनता है, ठीक है। ये जो है, ये येलो स्पॉट बनता है, ठीक है। और ये जो येलो स्पॉट है, इसे क्या बोलते हैं अपन, कार्पस ल्यूटियम। इस हार्मोन ने क्या किया, ओवरी में ल्यूटिनाइजिंग किया, यानी ल्यूटिनेट किया, यानी येलो स्पॉट बनाया। इसलिए इस हार्मोन का नाम क्या रखा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम कब बनेगी, जब ओव्यूलेशन होगा। कार्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज होता है, ये भी पढ़ने की बात है, वो है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन का संधि विच्छेद अगर हम करें, प्रो माने पहले, जेस्टेरॉन, प्रो माने पहले, गैस्टर, गैस्टर माने पेट, पेट माने प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के लिए प्री प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी को धारण करने के लिए जो हार्मोन चाहिए। और स्टीरॉन का मतलब स्टीरॉइड नेचर, स्टीरॉइड, स्टीरॉइड का मतलब जो कोलेस्ट्रॉल से डेराइव हो, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ ऐसा हार्मोन जिसकी सहायता से प्रेगनेंसी बने, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, इम्प्लांटेशन। ये जो ओव्यूलेशन हुआ है उससे अगर स्पर्म मिल गया तो ये फैलोपियन ट्यूब में क्या करेगा, यूट्रस में जाके चिपकेगा, तो इम्प्लांटेशन का काम है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, कार्पस ल्यूटियम की वजह से सीक्रेट हुआ, तो गर्भधारण नहीं होगा, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरोन इसको बोला गया, फुली गेटिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक साइक्लिक ग्लैंड है, ठीक है। और टूटता हुआ प्लेसेंटा एक पहला हार्मोन जो सीक्रेट करता है उसे अपन बोलते हैं रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन क्या करता है, जब जब डिलीवरी होती है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो जो जो फीमेल की जो थाई की जो बोन्स हैं, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जो सॉरी जो पेल्विक गर्डल है, दो पेल्विक गर्डल जो इस तरह से जुड़ी हुई हैं, बीच में से वेजाइनल कैनाल निकल रही हैं। तो अगर फीटस का जो हेड है वो पास कब होगा, जब ये रिलैक्स होंगे, तो दोनों के बीच में जो जॉइंट है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जॉइंट है, हाँ, ये इस तरह से मैं इसको थोड़ा-सा मैं बताने की चेष्टा करता हूँ। ये पेल्विक गर्डल है, ये जो जॉइंट है ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको रिलैक्स करने का काम करती है, ठीक है? तो रिलैक्सिन का काम क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करना, जिससे रिलैक्सेशन, जिससे प्रसव थोड़ा-सा आसान हो जाए। दूसरा प्लेसेंटा खुद, जब तक वो जब ये तो हुआ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये कब की बात है? डिलीवरी वाले दिन की बात है ये तो। ये तो मैंने लास्ट डिलीवरी जिस दिन हो रही है। लेकिन जब डिलीवरी नहीं हो रही थी, जब प्रेग्नेंसी चल रही थी, उस दौरान प्लेसेंटा क्या कर रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। क्या बना रहा था? प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था। क्योंकि शुरुआती लेवल में जो प्रोजेस्टेरॉन है, जो बिल्कुल थोड़ा-सा चाहिए, वो तो कार्पस ल्यूटियम ने बना दिया। प्रेगनेंसी शुरू हो गई, कुछ दिन बाद फीटस बड़ा होता जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा चाहिएगा बिकॉज़ प्लेसेंटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, बिकॉज़ फीटस बड़ा होता जा रहा है, और अब जो मैटरनल और फीटल एसोसिएशन है उसको स्ट्रॉन्ग चाहिए। ऐसे में प्लेसेंटा अपनी मेंटेनेंस के लिए, बिकॉज़ प्लेसेंटा के लिए, प्लेसेंटा कब बना जब प्रोजेस्टेरॉन था? बिकॉज़ प्लेसेंटा का मतलब क्या है? दोनों के बीच एसोसिएशन, बिना प्रोजेस्टेरॉन के प्लेसेंटा नहीं बन सकता। इम्प्लांटेशन होगा तभी प्लेसेंटा की बात कर सकते हैं। तो लेकिन प्लेसेंटा अपनी मेंटेनेंस के लिए, बिकॉज़ प्लेसेंटा जब तक सुरक्षित रहेगा जब तक कि प्रोजेस्टेरॉन, तो प्लेसेंटा पूरी गर्भावस्था में क्या बनाता है? सबसे महत्वपूर्ण जो काम करता है, वो ये काम करता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन का काम, ठीक है? तो ये क्या करता है? मेंटेन करता है प्लेसेंटा को।
और वास्तव में गर्भ ये डिलीवरी वाले दिन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती है, इसीलिए प्लेसेंटा टूटने लगता है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। इसके अलावा क्या सीक्रेट होता है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या सीक्रेट होगा, प्लेसेंटा जब जैसे ही बनता है, ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिन सीक्रेट होगा, बिकॉज ये प्लेसेंटा के अंदर कोरियन झिल्ली होती है ना, उस झिल्ली से बनता है, तो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक, और ह्यूमन के केस में से हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसकी सहायता से एचसीजी जो है, इसी को तो हम चेक करके यूरिन में, और अच्छा जब जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ये जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, ये एचसीजी है, वो कहाँ किसके साथ सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा, यूरिन में। और इसकी पहचान से ही हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो प्रेगा कार्ड वगैरह आते हैं इसी तरह से। ठीक है, और जो चौथा हार्मोन सीक्रेट करती है वो है प्लेसेंटल लैक्टोजन। प्लेसेंटल लैक्टोजन ये फूड से संबंधित है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। प्लेसेंटल लैक्टोजन ये हार्मोन प्लेसेंटा का। ठीक है जी। टेस्टिस में एक चीज भूल गया था मैं ऊपर, यहाँ पर ये कौन सी थी, कौन सी सेल थी, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या है, स्पर्म का मैच्योरेशन। लेकिन यहाँ पर एक काम और करती है, स्पर्म के मैच्योरेशन के अलावा सर्टोली सेल, स्पर्म के मैच्योरेशन के अलावा सर्टोली सेल एएमएच हार्मोन का सीक्रेशन करती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये क्या करता है, डेवलपिंग जो मेल होता है ना, उसके अंदर फीमेल स्ट्रक्चर्स के निर्माण को इनहिबिट कर देता है, राइट, बिकॉज फीमेल स्ट्रक्चर किससे बनती है, मुलेरियन डक्ट से बनती है। ठीक है जी, चलिए जी। तो इस तरह से लगभग लगभग सारी हो गई है। मैं एक बार और फिर चेक कर लेते हैं अपन कौन कौन सी ग्लैंड हमने, ये क्रैश कोर्स था, टेस्टिस, ओवरी, किडनी, पैंक्रियाज, स्टमक, यूट्रस बच गया। यूट्रस में भी वही है, यूट्रस रिलैक्सिन सीक्रेट करता है और प्रोलैक्टिन सीक्रेट करता है। प्रोलैक्टिन अपनी मेंटेनेंस के लिए, बिकॉज प्रोलैक्टिन से बहुत कुछ होना है, और रिलैक्सिन से भी बहुत कुछ होना है, तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड, ओवरी और प्लेसेंटा और यूट्रस। बिकॉज प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा कुछ नहीं, मदर और फिटस के बीच का एसोसिएशन है, तो मदर का मतलब यूट्रस, यूट्रस के साथ फिटस का एसोसिएशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने लगभग सारी ग्लैंड्स की जो है वो डिटेल बट शॉर्ट में हमने चर्चा की, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मेरा जो मेन उद्देश्य है इस लेक्चर को बनाने का, कि हम एक बार एक सभी को थरली हम एक बार पढ़ लें, ताकि एक के बाद एक जब आगे आए तो हमें थोड़ा थोड़ा याद रहे, और हमारे माइंड में एक पूरा एक मैप है वो तैयार हो जाए कि एंडोक्राइनोलॉजी में कौन कौन सी ग्लैंड क्या क्या हल्का फुल्का कुछ करती है, हमें थोड़ा सा आइडिया रहे। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगला जो लेक्चर होगा वो हम करेंगे हार्मोन की मैकेनिज्म में, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में किस तरह से हार्मोन अपना काम करते हैं। पीछे के जो लेक्चर है एंडोक्राइनोलॉजी के, कुछ एक लेक्चर हमने और भी तैयार किए हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ा है हमने, एंडोक्राइनोलॉजी की बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं, इसके अलावा हार्मोन्स, विटामिन्स और एंजाइम्स को कंपेयर करें, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।